हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आज का हमारा टॉपिक है जब जनता बगावत करती है 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे और उसके बाद की बातें बताई जाएंगी कि उसके बाद क्या बदलाव हुए, और यह क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें दिया गया था कि अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी कि आपको हमारे अधिकार में आना ही होगा, और 1856 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं है और इस पर कुशासन का आरोप लगा के इसको कब्जे में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1856 में इसे काबू में किया गया, 1801 में इस पर क्या किया गया था, सहायक संधि का आरोप लगा के इसको सहायक संधि लेने का प्रस्ताव दिया गया था, और आरोप क्या था, कुशासन हो रहा है, आपके अंदर शासन सही से नहीं चल रहा है, इसलिए ब्रिटिश शासन हस्तक्षेप करेगा इसमें और शासन स्वयं संभालेगा। आगे है अगला पॉइंट, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। ध्यान रखिएगा, एक और बात है कि अभी 1857 की क्रांति तक क्या होगा कि कंपनी ही सारी चीज़ें देख रही है। कंपनी, हाँ, उसमें उसका कुछ शेयर क्या है कि उसका बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी सरकार लेती थी अंग्रेज़ में, वहाँ इंग्लैंड में, लेकिन अभी भी मेन सत्ता कंपनी ही देख रही थी। 1858 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें बताया जाएगा कि भारत पे एकाधिकार किसका है, ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ का हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाएगा। 1858 का चार्टर एक्ट आता है। प्रश्न बनता है इससे, कंपनी द्वारा जारी गए सिक्कों से मुगल का नाम हटा दिया गया था। तो कंपनी ने जो जारी सिक्के कर रही थी, जो कंपनी सिक्कों को जारी कर रहे थे, उसमें मुगलों का नाम हटा दिया गया था, जो यह प्रदर्शित कर रहा था कि अब मुगल का शासन समाप्त हो गया है, अब हमारा ही प्रभुत्व है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कोई और बादशाह नहीं बनेगा। बस क्या बनेंगे, कोई बादशाह नहीं बनेगा। किसने ऐलान किया, डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर जब मर जाएगा उसके बाद कोई नया बादशाह नहीं बनेगा और इनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर है वह आखिरी मुगल बादशाह होगा। इनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमारों की ही उपाधि इनको दी जाएगी। तो इसमें क्या है, डलहौजी ने पहले ऐलान किया था कि जफर की मृत्यु के बाद कोई बादशाह नहीं बनेगा और परिवार के इनको लाल किले से निकाल दिया जाएगा। फिर 1856 में कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी नया बादशाह नहीं बनेगा, अब केवल इनके बच्चों को या इनके आने वाली वंशजों को राजकुमार की उपाधि दी जाएगी, बस, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, किसान और सिपाही। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। दो कारण थे, किसान थे और सिपाही में मंगल पांडे द्वारा। एक कारण था मंगल पांडे ने आक्रोश जो फैलाया था, और एक किसान थे। देख लेते हैं, गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। तो जो गांव किसान थे, जो कर वसूली बहुत ज़्यादा लगती थी, भारी भरकम टैक्स लगता था, लगान चुकाना पड़ता था, और जो सख्त तरीके थे इसके, जो कोड़े आदि बरसाए जाते, इससे बहुत परेशान हो गए थे गाँव किसान। बहुत सारे लोग महाजनों के से लिए कर्ज नहीं लौटा पाए थे, और बहुत सारे लोग महाजनों से जो कर्ज लेते थे उसे नहीं लौटा पाते थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनी हाथ से निकल जाती थी, और इसके कारण क्या होता था, उनकी जो पुरानी ज़मीनियाँ हैं, जो उनके जो पूर्वजों की ज़मीन है, वह इनके हाथ से चली जाती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की भी अपनी वजह थी, और कंपनी के तहत जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे उनके भी कुछ असंतोष होने के कारण थे, वे भी संतुष्ट नहीं थे। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। तो उनका मुख्यतः 3 कारण, सिपाहियों के असंतोष के 3 कारण थे। पहला यह कारण था कि उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार करना पड़ता था, जो उस समय ये मान्यता थी कि समुद्र पार करना अच्छा नहीं होता है। दूसरा कारण क्या था कि उन्हें ऐसी अफवाह उड़ी थी
कि जो कारतूस है उसमें सूअर की चर्बी है, और सूअर की चर्बी ब्राह्मण मुंह में, मतलब ब्राह्मण तो क्या होते हैं, निरामिष होते हैं, मांस खाते नहीं हैं, इसलिए वे भी एक कारण बन गया कि वो मैं उसको मैचलॉक को नहीं चलाऊंगा उस बंदूक को। और तीसरा कारण क्या था कि एक फिक्स्ड रैंक थी, जो हिंदू या फिर जो मतलब भारतीय सैनिक होते थे उनकी एक रैंक फिक्स थी, इससे ऊपर उनका प्रमोशन हो ही नहीं सकता था, और वेतन भत्ते भी इनकी फिक्स हो जाते थे, प्रमोशन इनका होना नहीं था। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते हैं? जो मैंने बताया वो 3 कारण उसमें इंपॉर्टेंट है। इन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म का मानने से इनकार कर दिया। जब बर्मा युद्ध के लिए इनको आदेश 1824 में मिला कि आपको बर्मा युद्ध के लिए समुद्र पार करना होगा, तो इन लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और इन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। ये कहते थे कि अगर आप ज़मीन के रास्ते ले जाएंगे तो हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें खर्च बहुत लगता। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा भी दी गई। सरकार का हुक्म चूँकि ये नहीं माने, इसलिए इन्हें सख्त सज़ा भी इनको दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी का एक नया कानून बनाना पड़ा, और ये मुद्दा ताज़ा था, इसलिए 1856 में कंपनी एक नया कानून बनाई। और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी कर रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र भी पार करना पड़ेगा। तो कंपनी ने यह एक नियम ला दिया ताकि आगे कोई मना ना कर पाए। आगे 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका आधार पहले जैसे ही रहेगा। तो एक कानून नया आया जिसमें ईसाई धर्म को फैलाने की बहुत ज़्यादा चेष्टा की गई थी, और इसमें बताया क्या गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तब भी उसकी कोई पुरखों की ज़मीन ली नहीं जाएगी, उस पर उसका ही मालिकाना हक पहले जैसा ही होगा। आगे 84 नियमों की सूची क्या है देख लेते हैं। 84 नियम की लिस्ट जो कहते हैं, यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये बुक किसकी है? 84 नियमों की सूची विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित है। माझा प्रवास के कुछ अंश है। इनकी बुक का क्या नाम है? माझा प्रवास। ये माझा प्रवास जो बहुत बार प्रश्न बन चुका है, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बने हैं। माझा प्रवास बुक किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे के हैं, महाराष्ट्र के गाँव के ब्राह्मण थे, और उसी में 84 नियमों की सूची बताई गई है। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी। तो विष्णु भट्ट क्या बताते हैं कि मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में कुछ सिपाहियों से मेरी मुलाकात हुई, जहां मुझे बताया गया कि वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाला है, कि वापस लौट जाइए क्योंकि अंग्रेजी सरकार 3 दिनों में कुछ कोहराम मचाने वाली है। और सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। सिपाहियों ने क्या कहा? अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। तो अंग्रेजी सिपाहियों ने क्या बताया कि अंग्रेज सरकार जो है वह हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म है उसको नष्ट करने पर आमादा है। उन्हें 84 नियमों की एक सूची बनाई है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी किया है, और कलकत्ता में राजा और राजकुमारों के सामने इसका ऐलान भी कर दिया है। आगे देखते हैं। आगे है उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में भी मिलती है, और उस दौर की एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती किया गया था। सीताराम पांडे 1812 में बंगाल नेटिव में आर्मी में भर्ती हुए थे सिपाही के रूप में। इन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों में था और इन्होंने उनको भी दबाया था। इनका बेटा भी विद्रोहियों में था और उसके खिलाफ इनको युद्ध लड़ना पड़ा था, और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अंग्रेज़ों ने सीताराम की आंखों के सामने ही इसे मार डाला था। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, और जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उनके कमांड अफसर जो थे नॉर्गेट, उन्होंने क्या कहा कि आप अपना संस्मरण लिखिए। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा, जिनको नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो 1861 में सीताराम ने अपना संस्मरण अवधी में लिखा था, बाद में नॉर्गेट ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार इसका नाम रखा गया। और इसका नाम क्या था बुक का, संस्मरण का? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि मंगल पांडे विद्रोह कर दिए और उस कारणवश उसे बैरकपुर में ही फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, और कुछ दिन बाद मेरठ में जो
तैनात कुछ सिपाही थे, उन्होंने नए कानून कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को क्या लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया, और क्योंकि इनकार क्यों किया, क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों के हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। और यह 9 मई 1857 की बात है। यह बात किसकी है? 9 मई 1857 की। जो यह बात 85 सिपाही नहीं माने थे, उन्हें 10-10 साल की सज़ा दी गई जेल खाने की। और उन्होंने मना क्यों किया था? क्योंकि उन्हें लगता था कि कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगाया गया है। इसी कारणवश मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, उनको फांसी बैरकपुर में चढ़ाई गई थी। कब? 29 मार्च 1857 में। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बहादुर शाह को इस युद्ध का नेता घोषित किया गया था। तो जो 1857 की क्रांति थी, बहादुर शाह खुद नहीं बनना चाहता था, लेकिन जबरन उसको नेता बनाया गया। बाद में उसे नेता बनना ही पड़ा। बहादुर शाह को इस युद्ध का नेता घोषित किया गया था और सम्राट अपना घोषित कर दिए थे लोग। आगे है, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहेब। वे कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और ऐलान कर दिया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। और उन्होंने क्या ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र के वो गवर्नर हो जाएंगे। आगे है, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। और लखनऊ में क्या हुआ कि वाजिद अली शाह का जो बेटा था बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। तो 1857 क्रांति में क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र को नेता घोषित किया गया और वहाँ मुगल सम्राट से घोषित कर दिया गया। और बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने स्वयं को क्या कहा कि मैं बहादुर शाह का क्या हूँ, गवर्नर हूँ। और लखनऊ में नया नवाब किसे बनाया गया? बिरजिस कद्र को। कौन था? वाजिद अली शाह का बेटा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी जो थी, भारत के विद्रोही सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे, उनके साथ जा मिली। और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती थी। और नाना साहब का सेनापति जो था तात्या टोपे, उसके साथ मिलकर भारी चुनौती अंग्रेजों को दी और लड़ती रही। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी अवंती बाई। इन्होंने क्या किया? अवंती बाई लोधी, इन्होंने 4000 सैनिक इकट्ठा किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने अपने राज्य के प्रशासन पर क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य में भी नियंत्रण कर लिया था अपना। आगे है, फैजाबाद से किसने लड़ा था? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। आगे, बिहार में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिहार में जो क्वेश्चन बीपीएससी पेपर ले रही थी, उसमें ये पूछा गया था कि बिहार के पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको विद्रोही सिपाहियों के साथ उन्होंने भी दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। प्रश्न क्या बनता है कि कौन से नेता अपराजित रहे? 1857 की क्रांति में कौन से नेता थे जो अपराजित रहे? तो बिहार के जमींदार कुंवर सिंह थे। वे अपराजित रहे, उनका हाथ कट जाता है, लेकिन और उसी से उनका क्या हो जाता है, उनके हाथ में वायरस फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों से वे हारते नहीं हैं, ये बाद में होता है, अंग्रेजों से वे हारते नहीं हैं। कंपनी का पलटवार अब देखते हैं। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। सितंबर 1857 में क्या हुआ कि दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की उन्हें सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पे क्या हुआ कि आरोप लगाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया। बहादुर शाह उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो 1857 में इन्हें कहाँ भेज दिया? म्यांमार, जो उस समय क्या कहा जाता था? रंगून कहा जाता था। इसी जेल में नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी और इसी जेल में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। मार्च 1858 में क्या हुआ? लखनऊ भी कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया। किसको हरा के? बिरजिस कद्र को हरा के। जून 1858 में लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त हुई। जून 1858 में लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त मिल गई और मार डाला गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के भी साथ हुआ और ऐसा ही अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। फिर से देख लेते हैं। सितंबर 1857 में दिल्ली कब्जे में आया और मुगल बादशाह को क्या हुआ? कारावास दे दिया गया और जहां उनको और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया गया। 1862 नवंबर में उनकी मृत्यु हो गई और 1858 में लखनऊ कब्जे में आ गया। बिरजिस कद्र
का जो लखनऊ था, जो नवाब थे, उनको हरा दिया गया 1858 में। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को ही शिकस्त मिल गई और वहाँ का भी क्षेत्र कब्जे में शांत कर लिया गया। और ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था। विद्रोह के बाद के साल जो अहम बदलाव हुए, लास्ट पॉइंट हमारा है वो देखते हैं। पहला क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया चार्टर एक्ट लाया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखा जा सके। मतलब इसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी पूरे भारत को, अब क्या होगा कि अंग्रेज की जो शासन करने वाली रानी थी, अब वो उनके हाथों में सत्ता हो गई। मतलब अंग्रेजों की सत्ता डायरेक्ट हो गई थी, अभी तक इनडायरेक्ट थी, अब डायरेक्टली हो गई थी। दूसरा इसी में है आगे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इसी में क्या हुआ कि भारत मंत्री नामक एक नया पद सृजित किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। और इसे क्या हुआ कि भारत से संबंधित जो शासन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको संभालने का काम इसे दिया गया। और सलाह देने के लिए इसका एक परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। आगे, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित भी कर दिया गया और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया, जिसका अर्थ था कि इंग्लैंड में जो राजा रानी है उनका निजी प्रतिनिधि आप होंगे। मतलब आप क्या होंगे, निजी प्रतिनिधि, एक सेक्रेटरी के रूप में आप उनके काम करेंगे। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। दूसरा क्या हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और झूठा दिलासा दिया गया जो सभी शासक जो अभी एक्टिव थे कि उनके राज्य को हम फिर से कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई और उन्होंने ये बताया गया कि आप अपने, जैसे अभी तक कुशासन का आरोप लगा दिया गया था नावत पे, लेकिन अब ये कहा गया कि आप अपने दत्तक पुत्रों को भी आप अपना राज्य दे सकते हैं और वहाँ शासन करिए। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। लेकिन उन्हें यह कहा गया यह तभी होगा जब आप अपना जो सरकार है वो ब्रिटेन की जो रानी है उनके अधिपति अपने आप को कर देंगे। इसी तरह भारतीय शासक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। मतलब अगर आप ब्रिटिश शासन के अधीन हैं तो आप अपना साम्राज्य चला सकते हैं। तीसरा क्या था कारण, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात को कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों से ज़्यादा भर्तियां ली जाएंगी। मतलब कि जहाँ जहाँ से विद्रोह ज़्यादा हुआ था वहाँ के अब सिपाही कम होंगे और गोरखा, सिख और पठानों से भी भर्ती किए जाएंगे। चौथा क्या था, मुसलमान इस युद्ध में, इस विद्रोह में ज़्यादा सक्रिय थे, इसलिए मुसलमानों के साथ क्या हुआ, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा तथा अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। मुगलों के कारण उन्हें लगता था कि यह विद्रोह मुसलमानों ने ही खड़ा किया था और इसमें मुसलमानों के प्रति ज़्यादा क्रूरता दिखाई गई। पांचवा क्या हुआ, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। और अंग्रेजों ने यह भी फैसला किया कि वे भारत के लोगों के जो धर्म है और सामाजिक रीति रिवाज है उनका सम्मान करेंगे। छठा कारण क्या था, लास्ट है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित देने के लिए नीतियाँ बनाई गई थी। हालांकि ये कुछ इसमें से नहीं हुआ, कुछ भी इसका फॉलो नहीं लोग नहीं किए थे। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था, जिसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।